तो आज हम लोग एमसीक्यूज लगाने स्टार्ट कर रहे हैं इस नई सीरीज में। और बेसिकली हम लोग यूनिट बोल सकते हो कि एंशियंट हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवेज, ये सारे के सारे इसमें सारी की सारी एंशियंट हिस्ट्री जिस जिस एग्जाम में आती है हम वहां से सारी चीजें कवर करेंगे आज। ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री में भी हम लोग पहला टॉपिक क्या उठा रहे हैं? स्टोन एज उठा रहे हैं। ठीक है, स्टोन एज के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टोन एज बोल सकते हैं या पाषाण युग के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। पाषाण युग के जितने भी एमसीक्यूज है, जितने भी हम लोग कर सकते हैं जो आए हुए हैं रेलेवेंट, सारे क्वेश्चंस को आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंसेस एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टेड इन। अगर आप बोल सकते हो कि पुराने एक्सटिवेशन जो भी एविडेंसेस हमको मिले हैं, जो भी हमको सबूत मिले हैं, उनके हिसाब से पशुपालन का आरंभ किस युग में हमको देखने को मिलता है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? इन द लोअर प्री हिस्टोरिक पीरियड, या बोल सकते हैं कि निचले पूर्ण पाषाण काल में, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है मध्य पूर्ण पाषाण काल में, या इन द मिडिल प्री हिस्टोरिक पीरियड। थर्ड ऑप्शन है हमारा ऊपरी एवं पाषाण काल में, इन द अपर एंड द स्टोन एज। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? मध्य पाषाण काल में, इन द मेसोलिथिक पीरियड। तो क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर है हमारा? तो आंसर है हमारा डी, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करें तो एविडेंस ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री बिगेन इमर्ज इन द लास्ट फेज ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, किस फेज में हमको देखने को मिला? लास्ट फेज में। किस चीज के लास्ट फेज में? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हमको किस चीज के बारे में देखने को मिला? पशुपालन के बारे में हम लोगों को देखने को मिला। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, एविडेंसेस ऑफ सम एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन फाउंड इन इंडिया फ्रॉम आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। एक जगह है जहां से हम लोगों को एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंसेस मिले या सबूत मिले हैं। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश में उस जगह की बात करें तो उस जगह का नाम क्या है? आदमगढ़। ठीक है, और वो किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है? होशंगाबाद। या वो किस जिले में आता है? होशंगाबाद में आता है। ये चीज क्लियर हुई? समझ में आया? और अगर हम दूसरे स्टेट दूसरी जगह की बात करें तो दूसरी जगह का नाम क्या है? बघौर, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा किस स्टेट में आता है? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, हमने एक क्वेश्चन तो अपने एमसीक्यू में कवर करा, साथ में इस एक्सप्लेनेशन में 3 और क्वेश्चंस बना लिए। कौन कौन से क्वेश्चंस बनाए? कि अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस या पशुपालन के जो भी आपके बोल सकते हो कि एविडेंस कहां पे देखने को मिले, किन सिटीज में हमको देखने को मिले, तो पहले अगर आपके ऑप्शन में अगर आदमगढ़ है तो आदमगढ़ को आप टिक करोगे, और आदमगढ़ को भी याद रखोगे कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, तो होशंगाबाद। और हम लोग एमपी में, हम लोगों ने होशंगाबाद का नाम सुना है तो पता है कि होशंगाबाद एमपी में बिलोंग करता है। पर अगर भागौल की बात करी, भागौल जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। और भीलवाड़ा किस स्टेट में को आता है या किस राज्य में आता है? तो राजस्थान। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द ह्यूमन फाउंड इन इंडिया? ठीक है, भारत में मानव के एविडेंसेस हमको कहां पे देखने को मिलते हैं? मतलब मानव, सबसे पहली चीज क्वेश्चन समझ लें कि मानव के, ये चीज समझ में, मानव के एविडेंसेस मतलब कि स्केलेटन्स जो कि हमको बाद में फाइंड आउट हुए होंगे। सबसे पहले हमको सबूत कब मिला कि जो मानव का सबसे पहले स्केलेटन या जो है जब किसी ने एक्सट्रैक्ट करा होगा, तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके एविडेंस हमको कहां से मिले? ये चीज क्लियर हुई? क्वेश्चन समझ में आया? अब उस क्वेश्चन के अगर आप वो ऑप्शंस देखोगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां। दूसरा शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, तीसरा नीलम की पहाड़ियां। तीसरा नर्मदा की पहाड़ियां। ये चीज समझ में आई? आपके ऑप्शंस क्लियर है सबको? अब इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा? ठीक है, नर्मदा की पहाड़ियों के पास में हमको सबसे पहले मानव के एविडेंसेस देखने को मिले थे।
ठीक है, जब भी एक्सट्रैक्ट किया होगा तो उस प्लेस पे सबसे पहले हम लोगों को उस ह्यूमन के जो ह्यूमन के वो आप बोल सकते हो स्केलेटन्स जो कि एक्सकेवेट किए होंगे उस टाइम पे हमको देखने को मिले थे। ये चीज समझ में आई? अब इसके हम लोग फैक्ट्स याद करते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया वॉज फाइंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट नेम क्या है? आंतनौरा, जो कि किसके पास में आपको देखने को मिलता है? होशंगाबाद के। ठीक है, ये आपकी जगह का नाम है और ये आपकी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम है कि उसके पास में आपका होनावत में ना मिलता था, मतलब हमको देखने को मिला था वो जगह का नाम। ठीक है, लोकेटेड इन द वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, किस बोल सकते हो किस पहाड़ियों के पास में हम लोगों को वो चीज देखने को मिली? नर्मदा की पहाड़ियों के पास में हमको उसके सबूत देखने को मिले। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट अरुण सोलंकिया ऑन द December 5, 1982। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस चीज की डिस्कवरी की होगी ना, उसको फाइंड आउट किया होगा, तो उनका नाम क्या है? अरुण सोलंकिया। और किस ईयर में उन्होंने उसको डिस्कवर किया था? 1980। ठीक है, अगर स्पेसिफिक आपको डेट याद नहीं पर ईयर जरूर हमको याद रखना है। ठीक है, तो ईयर कौन सा है हमारा? 1982। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अलोंग विद द ह्यूमन स्केलेटन्स द स्केलेटन ऑफ डॉग हैज बीन ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम द बर्नल। एक तरीके से बोल सकते हो कि ह्यूमन के स्केलेटन के साथ, मतलब कि ह्यूमन के स्केलेटन के साथ में कुत्ते के या डॉग के भी स्केलेटन हमको देखने को मिले थे एक जगह पे। तो उस जगह का नाम क्या है? ठीक है, अगर पहले आप ऑप्शंस भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? ब्रह्मगिरी। ठीक है, दूसरा क्या है? ब्रुज होम। तीसरा तीसरा मास्की। ठीक है, तो हमको आंसर पता है क्या है? बुजोंग। अब बुजोंग के हम लोग देखें तो आपके फैक्ट्स देखोगे, अलोंग विद द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन के स्केलेटन तो हमको देखे, ह्यूमन के स्केलेटन के साथ में हमको किसके स्केलेटन मिले? कुत्ते के या डॉग के स्केलेटन भी देखने को मिले। ठीक है, हैज बीन फाउंड इन द बरेनियल प्लेस इन द नियोलिथिक। आपको किस एज में वो चीज हमको देखने को मिली थी? ठीक है, फ्रॉम दी बराहोम लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट नियर श्रीनगर इन द जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप स्टेट की बात करो तो ये इसके सबसे पहले सबूत हमको किस स्टेट में देखने को मिले थे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और वहां पे जो जम्मू एंड कश्मीर का आप बोल सकते हो कि वहां पे एक चीज बहुत ज्यादा फेमस थी उस नियोलिथिक पीरियड में। वो क्या थी? पिट हाउसेस। पिट हाउसेस मतलब गड्ढे वाले घर। उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थे वहां जम्मू एंड कश्मीर की उस रेंजेस में, उस वैली में। ठीक है, गड्ढे वाले घर मतलब कि पिट हाउसेस मतलब कि लोग जो भी घर बनाते थे पहले गड्ढा खोदते थे, गड्ढा खोदने के बाद ऊपर से स्ट्रक्चर बनाते थे। ठीक है, अगर 3-4 फीट का गड्ढा खोद देंगे और उसमें रहते थे, वो पिट हाउसेस में रहते थे, मतलब गड्ढे वाले घरों में रहते थे। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आया? अगर नेक्स्ट करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अटेस्टेड ऑफिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सब जानते हो। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे इंडिया की किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, या मिनिस्ट्री बोल सकते हो कि आपका कौन सा मंत्रालय? संस्कृति का मंत्रालय। ठीक है, टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या लास्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो हमारे जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। ठीक है, अब यहां से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं? अगर इसको मैं आज के टाइम पे कनेक्ट कर वो मॉडर्न टाइम से या आज के करंट से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहली चीज कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्टर, मतलब कल्चर मिनिस्टर कौन है? तो कौन है कल्चर मिनिस्टर? जी किशन रेड्डी। ये चीज क्लियर हुई? ये समझ में आया? और अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो कौन है उनके चेयरमैन? जाशविक शर्मा। ठीक है,
जाशविक शर्मा, जो कि अभी हम बोल सकते हैं कि अभी ट्रांसफर मतलब उन्होंने अभी अपनी पोजीशन गेन करी है, चेयरमैन बने हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको भी एमसीक्यू से निकालने पड़ेंगे। हमारा मेन मकसद क्या है कि एमसीक्यूज जो भी लगा रहे हैं तो उसकी सारी की सारी डिटेल नॉलेज हमको होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई? ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में जो दिया है वही हमने उसको ही पढ़ लिया, इतना नहीं, इतना हमको नहीं करना है, उसके आगे भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, करंट से भी आ सकता है और स्टैटिक से भी आ सकता है, जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये करंट का नहीं है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है कि आर्कियोलॉजी के फादर, मतलब इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर को मतलब कौन है हमारे इसमें। ठीक है, उनको हमने क्या नाम दिया है, मतलब इनमें से कौन है। तो सबसे पहले कौन है, एलेक्जेंडर कनिंगम, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा जॉन मार्शल, तीसरा मार्टिन मल व्हीलर और फोर्थ जेम्स फिशर। ठीक है, इन चारों में से क्या है हमारा आंसर, एलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे, इंडियन थे या ब्रिटिशर थे? तो ब्रिटिशर थे, तो उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी क्यों बोला जाता है? देखो, अगर इसकी बात करें, अगर इनकी डिटेल की बात करोगे तो अलेक्जेंडर कनिंगम बोल सकते हो कि इंडिया में आए तो थे, पर इंडिया में एज ए आर्कियोलॉजिस्ट नहीं आए थे वो। ठीक है, उनकी यहाँ पे जो भी एक तरीके से बोल सकते हो कि पोस्ट यहाँ पे क्या थी, एक बोल सकते हो कि एक आर्मी ऑफिसर की थी। ठीक है, और आर्मी ऑफिसर को किसके साथ में काम कर रहा था, बंगाल्स के इंजीनियर्स के साथ में काम करना था। ठीक है, और उनके साथ काम करते करते उनने आर्कियोलॉजी स्टार्ट करी और एक्सटिवेशन करना स्टार्ट कर दिया, पुरानी पुरानी चीजों को खोदना स्टार्ट कर दिया, और उनको बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर भी की थी, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आया? अगर आपसे अभी एस्थेटिक का आपसे क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, एलेक्जेंडर कनिंगम। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो भारतीय थे या ब्रिटिशर थे, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और वो जब इंडिया में आए थे तो वो किस पोस्ट पे यहाँ पे आए थे, तो वो चीज भी हमको याद रखनी कि एक आर्मी ऑफिसर के रूप में आए थे। किसके साथ काम करने के लिए आए थे, बंगाल इंजीनियर्स के साथ में काम करने के लिए आए थे। ठीक है, एज अ आर्कियोलॉजिस्ट नहीं आए थे कि ब्रिटिश में भी, या बोल सकते हो कि इंग्लैंड में भी वो ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इंडिया में आके उस चीज के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया था। ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट क्या है, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, या राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हम कहां पे स्थित है? ठीक है, तो सबसे पहले गुवाहाटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। अभी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को रीनेम भी किया गया है, क्या नाम से, अब किस नाम से जाना जाता है, अब उसको किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, और वो कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश, भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो अभी हमने पढ़ा था संस्कृति की, बोल सकते कि जो संस्कृति का मंत्रालय था उसी के अंदर में आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में। और इसको कौन, एक तरीके से बोल सकते हो कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस वो ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा, हीरेबेना काल देश राज का महापाषाण स्थल है, या बोल सकते हो कि हीरेबेना काल इज अ मेगालिथिक स्टेट साइट इन द स्टेट ऑफ डैश। तो हमारा ऑप्शंस कौन कौन से हैं, पहला है असम, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन समझ में आया? ये नाम है आपका, ठीक है, क्या नाम है, ये बोल सकते हैं कि जो मेगालिथिक साइट है किस स्टेट में ये हमको देखने को मिला है। ठीक है, कहां पे देखने को मिला हमको, इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटका। ठीक है, कहां पे देखने को मिला हमको, किस स्टेट में देखने को मिला। अब इसके बारे में जानते ये है क्या। सबसे पहली चीज, दिस साइट वॉज बिल्ड मोर देन 2000 ईयर्स अगो। ये साइट हमको कब मिली थी, 2000 साल पहले देखने को मिली थी। ठीक है,
with many of the megalithic structures dated between 800 BC and 200 BC। सबसे पहली चीज ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स क्या है? मेगालिथिक का मतलब क्या होता है? मेगालिथिक मतलब बोल सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमको स्टोन्स देखने को मिले थे वहां पे उस टाइम पे। ये चीज क्लियर हो गई। अगर मेगालिथिक की बात करोगे तो वहां पे एक तरीके से बोल सकते हो कि स्टोन एज थी, पाषाण काल था, हमारे बहुत सारे स्टोन्स हमने उस टाइम पे फाइंड आउट किए थे। ये चीज क्लियर हो गई। और ये काल की अगर आप बात करोगे तो ये लगभग हमको कब देखने को मिला था? हीरे बेरान काल 2000 साल पहले देखने को मिला था। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। और हमने स्टार्ट करा, दिस मेगालिथिक साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, इंडिया। कहां पे देखने को मिलता है ये? कर्नाटक, इंडिया में। लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, इंडिया। ये चीज क्लियर हो गई। कर्नाटक, इंडिया में हमको क्या देखने को मिलता है? हीरे बेरान काल, ठीक है। हीरे बेरान काल इज रिपोर्टेड टू बी द लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस, reported to be the largest necropolis among the 200 all odd megalithic sound found in South India। ये बोल सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है? नेक्रोपोलिस का मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कब्रिस्तान, ठीक है। हमको ये जो हीरे बेरान काल एक तरीके से हमने जो भी देखा, जिस साइट पे हम गए, वो अभी तक का लार्जेस्ट कब्रिस्तान था। वहां पे सबसे बड़ा कब्रिस्तान देखने को मिला था हमको। ये चीज समझ में आ गया। और ये जो साइट थी वो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी साइट थी जिस टाइम पे इसकी डिस्कवरी की गई थी। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अगर हीरे बेरान काल की बात करोगे तो हीरे बेरान काल एक तरीके का क्या था? कब्रिस्तान था। ऐसा छोटा मोटा कब्रिस्तान नहीं, सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो कि उस टाइम पे डिस्कवर किया था। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि हीरे बेरान काल किससे रिलेटेड है, या वहां पे किस तरीके की चीज हमको देखने को मिली थी। तो हमको पता होना चाहिए कब्रिस्तान देखने को मिला था। अरे छोटा मोटा कब्रिस्तान नहीं, बहुत बड़ा कब्रिस्तान वहां पे हमको देखने को मिला था, ठीक है। और वो कहां पे स्टेट, मतलब कहां पे स्टेट था? कर्नाटका में, ठीक है। और वो साउथ इंडिया का सबसे बड़ी साइट थी जिस टाइम पे उसकी डिस्कवरी की गई थी। इसी समझ में आ गई, दक्षिण भारत की। अब देखो, हम लोगों को इसकी मैचिंग करनी है। किस तरीके से हम एक तरीके से मेसोलिथिक को और तत्व गुण को कैसे मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टूल्स है, वो टूल्स हमको किस पाषाण काल में देखने को मिले थे, या किस में से इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं? टूल्स का किस क्या लग रहा है आप लोगों को? इस तरफ देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? टूल्स। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंदस और बियर्डमैन, ठीक है। इस तरफ हमको क्या देखने को मिला? पेंटिंग्स, सील्स मतलब मोहरे, और इसके बाद उत्तर पूर्व पाषाण काल, और बोल सकते हैं स्टेटाइट। अब इसका मतलब समझ, पहले हमको जो जो आ रहे हैं हम उसको मैच कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको डायरेक्ट ही दिख रही होगी एक चीज, तो कलर। कलर किससे रिलेटेड होगा? ठीक है। और टूल्स हमको कौन से पीरियड में देखने को मिले, कौन से काल में देखने को मिले? ये भी सिंपल दिख रहा है हम लोगों को कि उत्तर पूर्व पाषाण काल में। ये दो तो हमारे क्लियर हो गए ना, ठीक है। अब इसके बाद सिंधु किससे रिलेटेड होगा? मोहरे से, क्योंकि उस टाइम पे हमको क्या देखने को मिले थे वहां पे? सील्स, मोहरे देखने को मिले थे। और लास्ट तो अपने आप ही क्या हो गया? एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। ये चीज क्लियर हुई। तो पहले का क्या था हमारा? पहले ए का क्या हो गया? थर्ड। बी का क्या हो गया? फर्स्ट। सी का क्या हो गया? और डी का क्या हो गया? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इनके फैक्ट समझ ले थोड़ा सा। हाँ, सबसे पहली चीज हम किससे स्टार्ट करें? टूल से। तो टूल्स का हमने देखा आंसर क्या था? पोस्ट, वो क्या इंडिकेट करता है? मेसोलिथिक टूल्स वेयर डेवलप्ड लेटर इन द पैलियोलिथिक एरा ड्यूरिंग विच ह्यूमन टेक्नोलॉजी इवॉल्व सिग्निफिकेंटली। ज्यादातर हमको जो टूल्स है वो कब देखने को मिले थे? किस काल में हमको देखने को मिले थे? ठीक है, उत्तर पूर्व पाषाण काल में हमको देखने को मिले थे, जब ह्यूमन ने किसके बारे में अपने मतलब टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर लिया था, मतलब उसको पत्थरों को छीलना आ गया था।
ठीक है, जो भी पत्थर थे उनको पत्थरों को नुकीला बनाना पड़ता था ना, उसके लिए भी किसकी जरूरत थी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी ना। तो वो चीज कब हमको देखने को मिली, किस एरा में देखने को मिली थी। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे कलर्स। कलर्स किससे रिलेटेड थे, पेंटिंग्स से। तो क्या सजेस्ट करते हैं, द यूज ऑफ कलर इन द मेसोलिथिक टाइम्स वेर प्राइमरी फॉर पेंटिंग विच वेयर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मेसोलिथिक आर्ट। तो मेसोलिथिक आर्ट्स में उस टाइम पे इस कला में हमको जिस तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिली थी उसमें हमको क्या देखने को मिलते थे, कलर्स की भी उस चीज में उस टाइम पे हमको मतलब चित्रों में कलर देखने को मिलते थे। जो भी पेंटिंग्स हमको दिखती थी उसमें कलर्स हुआ करते थे, ऐसे नहीं कि वहां पे बिना कलर की आपकी पेंटिंग्स बनाई गई हो। तो हमको क्या समझ में आता है कि मेसोलिथिक टाइम पे भी हम लोगों को जो भी चित्र थे उसमें कलर्स की हमको मतलब कलर्स देखने को मिलते थे उस पिक्चर में। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इंडस को हमने किससे कनेक्ट किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मोहरे से या सील्स से। तो उससे हमको क्या समझ में आता है, इंडिकेट द एसोसिएशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन फॉर इट्स एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। सबसे पहली चीज वहां पे क्या फेमस थी, कौन सी किस टाइप की प्लानिंग हुआ करती थी, मतलब शहरी लोग शहर में रहते थे या गांव में रहते थे। ठीक है, कहां पे रहते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छे से थी। ठीक है, तो शहरों की मैनेजमेंट मतलब कि शहरों को किस तरीके से मैनेज करा जा सकता है, कैसे घर बनाने चाहिए, कैसे नाले बनाने चाहिए, कहाँ पे हम लोगों को रहना चाहिए, कहाँ पे बाकी चीजें हमको करनी चाहिए, ये सारी की सारी उस टाइम पे प्लानिंग हो चुकी थी, अर्बन प्लानिंग हो चुकी थी। ठीक है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हमको देखने को मिले थे वो प्रॉपर एग्जाम्पल थे अर्बन प्लानिंग के, कि किस तरीके से किसी भी सिटी को प्लान किया जा सकता है। समझ में आता ना प्लानिंग का मतलब, कि अगर जैसे बात करो, अगर भोपाल की बात करूं और मैं इंदौर की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि भोपाल सही तरीके से प्लान करके सिटी बनी है या इंदौर सही तरीके से प्लान करके सिटी बनी है, क्यों। हाँ, कभी भी आप जाओगे तो आपको खुद ही जाकर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि भोपाल में आप जब भी जाओगे तो भोपाल में जो भी चीजें हैं वो अलग अलग है। अगर आप मॉल की बात करोगे तो मॉल अलग बनाया गया है, और बोल सकते हो कि आपका स्टेशन एक अलग रोड पे है। ठीक है, वीआईपी आपकी वीआईपी रोड अलग है, और बाकी चीजें वहां पे सही तरीके से मैनेज करके नहीं बनाई गई है, कि हॉस्पिटल्स कहाँ होने चाहिए, कहाँ पे आपके स्कूल्स होने चाहिए, कहाँ पे लोगों का रेसिडेंसी होनी चाहिए, कहाँ पे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, वो भोपाल में अपने आप बना दी गई है, उनको जगह देखी उन्होंने बना दिया। ये चीज क्लियर हो गई। पर अगर वही चीज आप अगर इंदौर में जाके देखोगे तो इंदौर बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, वहां पे जो रोड्स है वो भी बहुत अच्छे से प्लान की गई है, ड्रेनेज सिस्टम भी लगभग बोल सकते हैं कि अच्छा प्लान है, कि अगर ज्यादा पानी गिर गया तो सीवेज के थ्रू पानी आराम से निकल जाएगा, भरता नहीं है। पर भरता है ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वहां पे दिक्कत नहीं आती, पर दिक्कत आती है, पर इतनी नहीं आती। ठीक है, अगर एक यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं, कि जैसे जो पानी गिरता है और पानी गिरने के बाद जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम या सीवेज सिस्टम होता है, वो किस सिटी का सबसे अच्छा है आज के टाइम पे, या पहले के मतलब जो सिटी आज के टाइम पे बनी है उन सभी सिटियों में से किस सिटी का ड्रेनेज सिस्टम या सीवेज सिस्टम सबसे अच्छा है, जो प्रॉपर प्लान्ड है। क्या, पंजाब की एक सिटी का नाम है चंडीगढ़। ठीक है, अगर आप चंडीगढ़ का एग्जाम्पल देखोगे तो चंडीगढ़ प्रॉपर प्लान तरीके से बनाई गई सिटी है, और उसका सीवेज सिस्टम बाकी की सारी प्लानिंग बहुत अच्छी है। ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करो तो वहां पे भी उस टाइम पे जो अर्बन प्लानिंग थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, वैसे वहां पे उस टाइम पे हॉस्पिटल्स वगैरह वहां पे नहीं होते थे, पर घरों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, घर अगर बन रहे हैं तो एक ही लाइन में बनते थे। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, फिर दूसरी चीज हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखने को मिला, सील्स का, मोहरों का यूज देखने को मिला। जो मोहरे थे हम लोग क्यों यूज करते थे उस टाइम पे, व्यापार के लिए, एक तरीके से बोल सकते हो कि व्यापार पे अगर अपनी छाप छोड़नी है तो उसमें मेरे को सील लगानी पड़ेगी, कि आज भी कोई चीज अगर आप लेके आते हो तो उसमें सील रहती है कि नहीं रहती है, होती है कि नहीं, और ये मोहरे होते कि नहीं होते। तो उससे हमको क्या समझ में आता है कि ये इस प्रोडक्ट की सील है। ये चीज क्लियर हो गई। तो उस टाइम पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड बहुत अच्छे से किया जाता था, व्यापार बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था। तो उस टाइम पे किसकी जरूरत पड़ती थी, मोहरों की जरूरत पड़ती थी, या सील्स की जरूरत पड़ती थी, वो छाप की जरूरत पड़ती थी, पता होने के लिए कि ये जो चीज है वो वहां से आ रही है या इस इंसान ने बनाई है। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा बियर्ड मैन के नाम से। अब ऐसे ये बियर्ड मैन बोल सकते हो कि ये क्या होगा, तो ये बियर्ड मैन एक तरीके से बोल सकते हो कि एक चित्र था, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो कि एक इंसान ने एक पत्थर के ऊपर उसका स्ट्रक्चर बनाया था, बूढ़े इंसान का, बियर्ड मैन का, जिसकी दाढ़ी थी, ठीक है। और वो जो पत्थर था, वो पत्थर किसका था, आपका बोल सकते हो स्टेटाइट का था। स्टेटाइट मतलब कि बोल सकते हो कि जो सॉफ्ट, वो सोप स्टोन के बारे में सुना है, टेल्क के बारे में सुना है, टेल्क सुना है ना, जो टेल्क पाउडर आता है ना हमारे इधर, वो टेल्क एक तरीके से बोल सकते हो कि एक स्टोन होता है और वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। उस पे अगर आप चित्रकारी करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। तो उस पे चित्रकारी किसकी की गई थी, एक सबसे पुराना जो सबूत मिला है ना, वो एक बूढ़े इंसान का, बूढ़े मतलब बियर्ड मैन का मिला था, जिसकी क्या थी, दाढ़ी थी, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि अगर बियर्ड मैन की बात करोगे तो वो बियर्ड मैन मतलब दाढ़ी वाला जो आदमी है, वो किससे रिलेटेड है, आपका स्टेटाइट से रिलेटेड है। और स्टेटाइट क्या है, एक तरीके का पत्थर है, नॉर्मल पत्थर नहीं है, बहुत सॉफ्ट होता है वो। आप सोप स्टोन हमने 9th और 10th में पढ़ा है उस चीज के टेल्क के बारे में। वो टेल्क बहुत मतलब बोल सकते हो कि बहुत सॉफ्ट होता है, और उसको आप चाहो तो इजीली उसके ऊपर चित्रकारी, मतलब कि उसको, मतलब कि जो आप जिसको जिस शेप में उसको बनाना चाहते हो उस शेप में आप बना सकते हो। ये चीज समझ में आ गई, उसकी कटाई वगैरह, उसकी शार्पनेस करना उसको बहुत ज्यादा आसान होता है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। वहीं पे अगर आप बात करो तो लकड़ी वगैरह को भी शेप किया जा सकता है, पर उसमें उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ये चीज याद रखना कि आज के टाइम पे जो फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, जो इंटीरियर होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ये चीज याद रखना। पर टेल्क में एक तरीके का जो स्टोन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको आप नॉर्मल हाथों से, या बोल सकते हैं कि छोटी सी चीज से भी आप उसको शेप कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज समझ में आया। ये क्वेश्चन से मतलब इस हमने क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए, ये चीज याद रखना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेटिक साइट कम अंडर द नर्मदा सिस्टम, ठीक है। नर्मदा सिस्टम के मतलब कि हमारा जो बोल सकते हो नर्मदा प्रणाली है, उसमें हमारे निम्नलिखित कौन सा तत्व युग का हमको, मतलब एक बोल सकते हो कि ये सिस्टम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारा, कौशावली, आपका जॉर्वे और नन ऑफ दी अबव। तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर, इसका सही आंसर क्या है, नवद्रोती। अब देखो इसके फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। दिस रेफर्स टू अ मॉडर्न डे विलेज। अब कब अगर कोई आपसे पूछे कि नवद्रोती किसके बारे, किससे रिलेटेड है, एक विलेज से रिलेटेड है, और वो भी कैसा विलेज, मॉडर्न डे विलेज। अभी हमने किसकी बात करी थी, इंडस सिविलाइजेशन की बात करी थी। इंडस सिविलाइजेशन में क्या देखा, अर्बन प्लानिंग के बारे में देखा, शहरी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, शहर की प्लानिंग, वो चीज हमने उसमें देखी। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉडर्न डे विलेज के बारे में देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जैसे विलेज होते हैं, वो उस टाइम उस इस तरीके का विलेज हमको कहां पे देखने को मिला था, आपका नवद्रोती में देखने को मिला। ये चीज क्लियर हो गई। दिस रिफर्स टू अ मॉडर्न डे विलेज एंड द सेटलमेंट्स ऑफ द कैलकुलेटिक एरा सेटलमेंट लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और वो जो आप बोल सकते हो कि जो मॉडर्न डे विलेज है, वो हमको किस के पास में हमको देखने को मिला था, नर्मदा रिवर के पास में देखने को मिला था। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया। द एंशिएंट विलेज वॉज इनहेबिटेड थ्रू द 4 स्टेजेस ईच डिफाइंड बाय डिस्टिंक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री। और इसमें जो हमने मॉडर्न डे विलेज जो था मैंने बताया, उस विलेज का उन लोगों ने क्या करके रखा था, सेक्शंस बना के रखे थे कि एक भाग में अलग विलेज है, दूसरे भाग में अलग विलेज है, तीसरे भाग में अलग विलेज है, ठीक है। और उन्होंने विभाजन इस तरीके से किया था कि हर हर गांव का एक अपनी पोइट्री का बोल सकते हैं कि जो बोल सकते हैं कि जो कुमार वगैरह बनाते हैं, जो मटकी वगैरह बनाते हैं, उस तरीके का उनका आर्ट जो था हर गांव का अलग अलग था। इतना याद रखना, ये चीज क्लियर हो गई। मॉडर्न डे विलेज था और सबको अलग अलग भाग में, मतलब जो विलेज था वो थोड़ा दूर दूर था, एक विलेज थोड़ा इधर है, थोड़ा सा अलग दूर सेक्शन में बना दिया, थोड़ा सा अलग डिवीजन कर दिया उसका, ठीक है। 4 उन्होंने अलग अलग गांव बना के रखे थे, अपने अपने एरिया डिफाइन करके रखा था, और चारों की अलग अलग कला का एक तरीके से बोल सकते हो कि बनाने का तरीका अलग अलग था, ठीक है। दिस साइट वॉज एक्टिवेटेड बिटवीन 1975 और 1957 एंड 1959। ये किस ईयर में हमको देखने को मिला था, कब एक्सकेवेट हुई थी ये प्लेस,
1957 और 1959 में। ठीक है, दो पार्ट्स में, दो सेशन में की थी। एक थोड़ा सा सेशन उन्होंने 1957 में निपटा लिया था और बाकी का पार्ट उन्होंने कब देखा था? ये चीज क्लियर हुई? Both the villages and the sites are located roughly a mile south of the North Day town of महेश्वर। और अगर आज की बात करो तो ये जो मॉडर्न डे गांव हमको किस जगह पे देखने को मिलता है, किस शहर के पास में देखने को मिलता है? महेश्वर के पास में। महेश्वर सुना है ना, कहां पर बिलोंग करता है? ठीक है, एमपी में ही आता है वो। ठीक है, और वो किस बैंक, मतलब कौन सी रिवर के बैंक के पास में है महेश्वर? नर्मदा रिवर। ये चीज याद रखना। ठीक है, अहिल्याबाई के बारे में आपने सुना होगा, तो वो उनका उनका ही एक तरीके से बनाई हुई सिटी थी वो। दिस साइट वॉज जॉइंटली एक्सकेवेटेड, और इसको किस किस लोगों ने मिलकर एक तरीके से डिस्कवर किया था? किसने एक्सकेवेट किया था? सबसे पहले नाम कौन है? एच डी सांकलिया। ठीक है, एच डी सांकलिया और एस बी दियो और जे डी अंसारी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया कौन कौन लोगों ने एक्सकेवेट किया था मिलकर? एच डी सांकलिया, एस बी डियो और जे डी अंसारी। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा माइक्रोलिथिक वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। मतलब इन सारी चीजों में से कौन सी चीज अर्ली ह्यूमंस यूज करते थे, किस एरा में? माइक्रोलिथिक में। ठीक है, माइक्रोलिथिक एरा में अर्ली ह्यूमंस इनमें से कॉइन्स, स्टोन टूल्स, क्लोथ्स में से कौन सी चीज या नन ऑफ दी अबव में से कौन सी चीज उस टाइम पे यूज करते थे? क्या यूज करते थे? हमने पढ़ा था ना अभी, लिथिक के बारे में पढ़ा था। लिथिक मतलब कि पाषाण है, तो पाषाण में तो इसमें एक ही चीज दिख रही है, पत्थरों का यूज करना, तो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये चीज क्लियर हो गई? अब इसमें क्या है हमारा माइक्रोलिथिक, जो आप बोल सकते हो कि जो स्टोन टूल्स थे वो हमको किस, मतलब कि किस लेंथ के देखने को मिले? छोटे और बड़े दोनों तरीके के। छोटा कैसा था? 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच में हमको स्टोन टूल्स देखने को मिले। ये चीज समझ में आ गई? वो पत्थर से बनाए हुए जो टूल्स थे वो हमको कैसे मिले? 1 सेंटीमीटर छोटा भी मिला से लेके 5 सेंटीमीटर के, ऐसे बहुत सारे हम लोगों को क्या देखने को मिले? स्टोन टूल्स देखने को मिले। ठीक है, किस टाइम पे देखने को मिले? माइक्रोलिथिक के टाइम पे हमको देखने को मिले। ठीक है, एंड दे वर शार्प्ड लाइक ब्लेड्स एंड आर मेड अप ऑफ स्टोन सच एज चार्ट अगेट ईटीसी। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये आपके स्टोन्स के नाम है। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि आज जैसे ब्लेड एक तरीके से शार्प होती है, वो वैसे के वैसे ही शार्प आपके बोल सकते हैं कि टूल्स वहां पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे। ठीक है, वो शार्प करके रखते थे उसको। ठीक है, शार्पनेस क्यों चाहिए होती थी उन लोगों को? क्योंकि अगर वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं तो जानवर को काटना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, अगर नॉर्मल आप कोई भी पत्थर ले लोगे तो उससे उसको चीरा नहीं जा सकता। चीरने के लिए हमको किसकी शार्पनेस की जरूरत पड़ेगी? तो वो उसको अपने जो भी आपका जो स्टोन टूल्स रहते थे, जो आपके पत्थर से जो भी बनाते थे, उसको वो शार्प करते थे बहुत। ठीक है, कि क्योंकि जानवर को जब उनको काटने की जरूरत पड़े, जब उनको जो चीज अलग अलग करनी है, उसको चीरने के लिए उस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी, उस शार्पनेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, these tools were really small and shape has been found in the different kind of shapes which are triangular, वो क्या कहते हैं, रोम्बस, आपका ट्रेपीजियम, क्रेसेंट्स, इस तरीके के हमको शेप्स भी देखने को मिले। ऐसा नहीं कि एक जैसे शेप था, ट्राइंगुलर भी थे। ठीक है, वो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल की फॉर्म में भी देखने को मिले, ट्रेपीजियम की फॉर्म में भी देखने को मिले। ठीक है, और बोल सकते हो कि आपके वो रोम्बस की फॉर्म में भी देखने को मिले। हर तरीके के थे, मतलब स्क्वायर फॉर्म में भी थे, मतलब कि चौड़े भी थे, और ट्राइंगुलर फॉर्म में भी थे। ठीक है, त्रिभुज के टाइम पे भी थे। ये चीज क्लियर हुई? In which of the following areas women and men first began to crop such as wheat and barley about 800 years ago? अगर निम्नलिखित किस क्षेत्र में से महिलाओं और पुरुष ने लगभग 4000 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती करना शुरू कर दिया था? तो सबसे पहला क्या है हमारा ऑप्शन? दूसरा सुलेमान और तीतकर पहाड़ियां, तीसरा
तीसरा नन ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए, कहां पे देखने को, सुलेमान और तीथर। ठीक है, तो नर्मदा वैली की अगर बात करें तो नर्मदा वैली में हमको क्या देखने को मिले थे, सबसे पहले शुरुआती शिकारी और इकट्ठे करने वाले। ठीक है, हंटर्स भी देखने को, अर्लीस्ट हंटर्स भी वहीं के थे और गैदरर्स भी वहीं के थे। हंटर्स समझते हो ना, जो शिकारी होते हैं, और गैदरर्स कौन होते हैं, क्या इकट्ठा करते हैं। ठीक है, खाने की चीज, जैसे कि जो पेड़, मतलब जिन्होंने शिकार कर लिया तो कोई और शिकार, अगर मान के चलो शिकार कोई करके चला गया तो उसको इकट्ठा करके लेके आते थे। या जो बोल सकते हो फॉरेस्ट में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लगे रहते थे, जंगल में फ्रूट्स वगैरह थे, जो चीज खा सकते थे वो उसको इकट्ठा करके लेके आते थे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो नर्मदा वैली की बात करोगे तो नर्मदा वैली के आसपास में हमको किसके सबूत देखने को मिले, सबसे अर्लीस्ट हंटर्स के और गैदरर्स के। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुलेमान और कायथर हिल्स की बात करें तो हमको किस क्या देखने को मिला, सबसे पहले वहां पे क्या अर्लीस्ट एग्रीकल्चर की हमको क्या मिली, सबूत मिले कि सबसे पहले एग्रीकल्चर किस वैली में हुआ करता था। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गया। और उसमें अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में भी किस चीज की वो खेती करते थे, गेहूं की और जौ की और चावल की। ठीक है, तीनों चीजें आ सकती है उसमें। ये चीज क्लियर हो गई अगर सबसे पहले की बात करोगे तो। इसके बाद सिंधु घाटी की बात करी तो सिंधु घाटी में हमको पता है कि सिंधु घाटी में क्या मिला था हमको, अर्लीस्ट सिटीज मिली थी। अभी पढ़ा था ना अर्बन सिविलाइजेशन के, अब बोल सकते हैं कि अर्बन प्लानिंग के बारे में। अर्बन मतलब शहरी, शहरी मतलब कि सिटीज। तो सबसे पहली सिटीज हमको कहां देखने को मिली थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में या इंडस वैली में। ठीक है, सिंधु घाटी में। और गंगा घाटी के पास में हमको क्या देखने को मिला था, सबसे बड़ा राज्य देखने को मिला था हमको। कहां देखने को मिला था, गंगा की नदी के पास में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मगध के नाम से जानते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ऑप्शंस में समझ में आ गया। अगर हम बात करें नर्मदा वैली की तो नर्मदा वैली में सबसे पहली चीज हमको क्या चीज मिली थी, शुरुआती हंटर्स और गैदरर्स, शिकारी और इकट्ठा करने वालों के सबूत मिले थे। ठीक है, दूसरी चीज सुलेमान और कायथर हिल्स में हमको क्या देखने को मिला था, मतलब अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के बारे में पता चला था कि वहां पे सबसे पहले खेती की जाती थी। सबसे पहली जगह थी जहां पे सबसे पहले खेती की जाती थी। और किस चीज की खेती की जाती थी, गेहूं, चावल और जौ की। ठीक है, इसके बाद सिंधु घाटी में हम लोगों ने देखा कि किसके सबूत मिले थे, ठीक है, अर्लीस्ट सिटीज के, कि शहरी, उस टाइम पे शहर, वहीं सबसे पहले शहर कहां पे बसा था, तो इंडस सिविलाइजेशन में बसा था। ठीक है, गंगा घाटी में हमको किसके सबूत मिले, सबसे बड़े साम्राज्य के, और उस साम्राज्य का नाम क्या था। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा पीलीहियार और उत्नूर महत्वपूर्ण डैश स्थल है। दीज एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट डैश साइट्स, मतलब कि ये किस, ये जो आप बोल सकते हो कि पीकलहल और कुतनूर, ये किस साइट, मतलब कि किस एरा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस टाइम पे हमको ये देखने को मिले थे। तो पहला क्या है, मोनोलिथिक, मेगालिथिक, स्टोन एज या नियोलिथिक। ठीक है, मोनोलिथिक में देखने को मिले थे, या महापाषाण में देखने को मिले थे, या पाषाण काल में देखने को मिले थे, या नव पाषाण में हमको देखने को मिले थे। कब देखने को मिले थे हमको, नव पाषाण में इसके बारे में, इसको देखने को मिले थे। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़िए क्या है। अब देखो, पिकलीहार और उतनूर आर द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स, ये चीज हमने पढ़ी। ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट्स थी किस किस एरा की, नियोलिथिक साइट्स की, नियोलिथिक एरा की। ठीक है, अब हम नियोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि बाकी की नियोलिथिक, इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स कहां पे थी, स्टेट मतलब कहां कहां पे बिलोंग करती थी, कहां कहां पे लोकेटेड थी। अगर मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ किस लोकेशन में थी, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान अगर आज की बात करोगे तो किसका हिस्सा है। ठीक है, तो वो एस्केवेटेड साइट कौन सी थी, आपकी बोल सकते हैं बलूचिस्तान, और उस साइट का नाम क्या था, मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चिरांद। चिरांद किस जगह पे हमको देखने को मिला, बिहार में। ठीक है, उतनूर कहां पे देखने को मिला, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उतनूर जो आपकी आपकी वो नियोलिथिक साइट है, वो किस स्टेट में बिलोंग करती है। तो ठीक है, इसके बाद पिकलीहाल हमको कहां पे देखने को मिली, कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक है, रायचूर एक जगह राज्य है, वो राज्य कहाँ पे बिलोंग करता है? कर्नाटका में बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद जल जल ए हमर कहाँ पे देखने को मिला हमको? सीरिया में। और अबू हुरैरा कहाँ पे देखने को मिला? सीरिया में। ठीक है, ये हमारी कौन सी साइट्स है? नियोलिथिक, इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स है। ठीक है, ज्यादातर हम लोगों को भारत के बारे में ही पढ़ना, तो ये 4 ऊपर की साइट्स के बारे में जरूर पता करना। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मेहरगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब, तो बलूचिस्तान आपको पता होना चाहिए। चिरांद कहाँ पर है? तो बिहार में है। ठीक है, आपका उतनूर कहाँ पर है? और आपका पेकलीहाल, ठीक है, कर्नाटका। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर हो गया? अब अगर हम नेक्स्ट पढ़े कि चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा सिंधु घाटी, तीसरा गारो पहाड़ी, तीसरी विद्यान के उत्तर में। क्या आंसर है हमारा? विद्या के उत्तर में, तो विद्यांचल रेंज के हमको कहां पे देखने को मिली? ये नॉर्थ में देखने को मिला था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था? नॉर्थ ऑफ विद्यांश। राइस फर्स्ट ग्रू हेयर सो द, ये तो डायरेक्ट ही है। अब बाकी की चीजों के बारे में फिर से रिपीट कर दिया। चलो ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई हमको। अगर राइस के बारे में बात करोगे तो ये राइस हमको कहां पे देखने को मिला था? ठीक है, विद्या के उत्तर में हमको देखने को मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट एज इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड? ये अगर बात करें तो ये स्टोन एज का पहला क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझो। What is the first age of the prehistoric period called? जो भी आपका पहला युग और काल है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका पूर्व पाषाण युग, धातु युग, ताम्र युग या नव पाषाण युग। तो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? पूरा पाषाण युग। ये चीज क्लियर हो गई? तो द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक टाइम। मतलब कि जो भी हमारी लिपि थी, लिपि के मतलब एग्जिस्टेंस में आने से पहले जब लिपि लिखी नहीं गई थी, तो उस टाइम के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से हम जानते हैं उसको। ये चीज क्लियर हो गई? कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई भी लिपि नहीं थी, मतलब कोई लिखने का तरीका उस टाइम पे हमको पता नहीं था। उससे पहले की जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उस हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण ऐतिहासिक काल। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि पूर्ण ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर था या कैसे आप उनको डिवाइड करोगे, तो आप बता सकते हो कि जो भी आपके पूर्ण ऐतिहासिक काल है उस टाइम पे लिपि वहां पे उपस्थित नहीं थी। उस टाइम पर लिपि नाम की कोई चीज नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी। ये चीज समझ में आ गया? ये जो आपका काल था इसमें जो भी काम किए जाते थे वो बिना लिपि के, मतलब कोई भी चीज लिखी नहीं गई थी। लिपि का मतलब समझते हो ना? कोई भी चीज लिखी नहीं गई थी उस पीरियड के टाइम। ये चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द स्टोन एज। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, नेक्स्ट, द पीरियड इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टोन एज, ब्रोन एज एंड आयरन एज। तो हमने जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है या पूर्ण ऐतिहासिक काल है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला क्या है हमारा? पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आ गया? अगर आपसे अभी कोई पूछे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड या पूर्ण ऐतिहासिक काल में कितने पीरियड्स थे, तो 3 पीरियड्स थे। ठीक है, 3 अलग अलग तरीके के। पहला कौन सा युग था? पाषाण युग था। ठीक है, दूसरा, तीसरा लौह युग। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गया? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट इज एंड आर पैलियोलिथिक। मतलब कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट हमको देखने को मिली है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व तैतनादिक स्थल पूर्ण पाषाण काल को है? मतलब कि ये नॉर्मली हम लोग जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमको जो देखने को मिली है वो कौन सी साइट प्लियोलिथिक पीरियड में हमको देखने को मिली? ठीक है,
पहली चीज कौन सी है हमारी? होशंकी, तीसरा इनाम गांव, तीसरा मेहरगढ़, तीसरा चौथा चिरांद, पांचवा भीमपेटका। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी साइट्स है जो कि हमको प्रेयोलिथिक पीरियड में देखने को मिली? कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं? पहली हमारी है होशंगी और दूसरी भीमपेटका। ठीक है, अगर आगे हम डिस्क्राइब करते हैं इसको, पहले देखो हमारा आंसर क्या है, 1 और 5, होशंकी और भीमपेटका। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ ले। तो पहले चीज क्या है, होशंकी के बारे में समझते हैं। इट इज लोकेटेड इन द कर्नाटका। ये कहां पर स्थित है? कर्नाटका में। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है ये? यादगीर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग, जिले में आता है। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, और दिस प्लेस हैज बीन अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट्स हमको देखने को मिली थी। ठीक है, बहुत सारे पत्थर्स के बारे में हम लोगों को वहां पे उस टाइम पे सबूत मिले थे। ये चीज क्लियर हुई? ऑन दिस साइट मैनी स्टोन टूल्स एंड वेपन हैज बीन मेड ऑफ रेडिश ब्राउन चार्ट आर फाउंड। उस टाइम यहाँ पे जो साइट्स थी वहां पे हमको क्या देखने को मिले थे? स्टोन टूल्स देखने को मिले थे। स्टोन टूल्स मतलब कि पत्थर से बनाए हुए कुछ हथियार देखने को मिले थे हमको। ठीक है, द टूल्स फाउंड इंक्लूड रेड लॉन्गेश ब्लेड एंड मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मल्टीपर्पस यूज। हमको जो भी आपके ब्लेड्स देखने को मिली थी, यहाँ पे जो भी ब्लेड्स थी वो कैसी थी? लॉन्ग ब्लेड्स थी, मतलब कि जो शार्पनेस की जाती थी, मतलब कि नुकीली चीज बनाई जाती थी, और बड़े बड़ी नुकीली चीज बनाते थे। और किस काम के लिए यूज करते थे? शार्पनेस के यूज करते थे वो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? हम भीमपेटका के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो भीमपेटका कहां पर स्टेट है? लोकेटेड इन द साउथ ऑफ भोपाल। और भोपाल के अगर जगह की बात करो तो जगह का नाम क्या है हमारा? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज क्लियर हो गई? इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ भोपाल इन द विद्यान रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, विद द रॉक शेल्टर हैविंग मोर देन 500 रॉक पेंटिंग्स। रॉक शेल्टर्स मतलब कि केव्स हैं, मतलब कि गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं? पत्थरों की गुफाएं, रॉक, आपकी रॉक केव्स हैं। और उन रॉक केव्स के अंदर क्या देखने को मिलती है? उनके ऊपर जो भी आपके पत्थर्स हैं उनके ऊपर मतलब पेंटिंग्स देखने को मिलती है हमको। ये चीज क्लियर हो गई? और कितनी, लगभग कितनी पेंटिंग्स देखने को मिलती है? 500 अलग अलग तरीके की। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों ने पेंटिंग क्यों बनाई होगी। क्या करते थे लोग ऐसे पेंटिंग, मतलब कि क्या उद्देश्य रहा होगा उनका पेंटिंग बनाने का? अब इसको अपन जब कवर करेंगे जब अपन एंशिएंट पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अभी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? बेसिकली अगर हम भीमपेटका की बात करेंगे तो भीमपेटका क्या है हमारा, कहां पे बिलोंग करता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। वो कहां पर है? साउथ ऑफ भोपाल में। ठीक है, और वहां पे क्या देखने को मिली हमको? रॉक केव्स देखने को मिली। ठीक है, पत्थर की गुफाएं देखने को मिली, और उन पत्थर की गुफा के अंदर जो भी दीवारें थी उन दीवारें के ऊपर पेंटिंग्स देखने को मिली। और कितनी पेंटिंग्स लगभग देखने को मिली? 500 पेंटिंग्स देखने को मिली। ये चीज क्लियर हो गई? और भीमपेटका को हमारे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या करके रखा है? मान के रखा है। और इसकी उनको इसका बोल सकते हो कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज का टैग उन्होंने कब दिया था? 2003 में दे दिया था। ठीक है, यूनेस्को ने भीमपेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग कब दिया था? 2003 में दिया था। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आया? छोड़ दिया है क्या? ठीक है, अगर हम इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव क्या है? एक तरीके का क्या है? पोस्ट हरप्पन एग्रियन विलेज एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। इमाम गांव एक तरीके का कैसा गांव है? वहां पे कृषि के हमको क्या मिले हैं? सबूत देखने को मिले हैं। और वो कहां पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में देखने को मिले। ये चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? What was the main occupation of old stone age people? ठीक है, पूर्व पाषाण काल में वहां पे लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? पहला है हंटिंग, दूसरा फार्मिंग, तीसरा एनिमल हस्बेंड्री, और फिशिंग या मछली पकड़ना।
इनमें से क्या है हमारा आंसर? अगर स्टोन एज की बात करोगे तो स्टोन एज में टेक्नोलॉजी थी क्या उनके पास? ठीक है, तो वो फार्मिंग कर पाएंगे क्या? ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कर पाएंगे क्या? फिशिंग कर पाएंगे क्या? ठीक है, फिशिंग करने के लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी, तो नॉर्मली उनके पास क्या मतलब ऑप्शन बचता था आखिरी? हंटिंग करना, शिकार करना उनके लिए आसान था उस टाइम पे। ठीक है, तो उनका मेन व्यवसाय क्या था? शिकार करना। ठीक है, द पैलियोलिथिक पीरियड वर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल सोसाइटीज survived by hunting and grouped into small societies by hunting and gathering। मतलब कि मेन चीज क्या थी यहाँ पे? पैलियोलिथिक पीरियड में उस टाइम पे लोग क्या करते थे? जो उन्होंने विलेज बनाए थे, जो सोसाइटीज बनाई थी, उन्होंने अपना अपना क्या बना लिया था? अलग अलग ग्रुप बना लिया था, और सभी ग्रुपों का काम क्या था? हंटिंग करना और गैदरिंग करना, और अपने जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उन सारी सोसाइटी के लोगों का पेट भरना। ये चीज क्लियर हो गई? बेसिकली वो लोग क्या करते थे? सोसाइटीज बना लेते, जैसे मान के चलो कि 10 जो परिवार वाले हैं वो साथ में एक सोसाइटी बना ली। उन 10 परिवारों में से जो भी 5 या 6 मेल्स हैं वो लोग जाएंगे हंटिंग करने के लिए और क्या गैदरिंग करने के लिए। वो 6 लोग ही शिकार करके लेके आएंगे, और शिकार करने के बाद जितने भी उसकी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको पालना और पोसना, उनको खाना खिलाने का काम उन सबका हुआ करता था। ये चीज समझ में आ गई? सोसाइटीज बना के रखी थी उन लोगों ने उस टाइम पे, कि 10 लोग मतलब 10 लोगों की या 20 लोगों की सोसाइटीज बनी रहती थी उस टाइम पे। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज समझ में आ गया? और उस सोसाइटी के जो मेल अल्फाज रहते थे, जो बोल सकते हो कि जो बड़े बड़े मेल्स रहते थे, मतलब कि जो बोल सकते कि जो जिनको इस पास ज्यादा एक्सपीरियंस था शिकार करने का, वो ही लोग शिकार पे जाते थे। क्योंकि अगर किसी भी दिन उनका शिकार नहीं हुआ तो उनके सारे के सारे 12-13 जो भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनको भूखा मरना पड़ेगा, या आज के पूरे दिन के लिए भूखा रहना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज समझ में आ गई? एंड दे प्रैक्टिस हंटिंग एंड द स्कैवेटिंग द वाइल्ड एनिमल, प्रैक्टिसिंग हंटर एंड गैदरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द प्लांट्स। तो मेन काम उनका क्या था? हंटिंग करना, और साथ में चीजों को गैदर करना, इकट्ठा करना। कौन कौन सी चीजों को इकट्ठा करते थे वो लोग? फ्रूट्स को, जो भी फल वगैरह रहते थे, जो खाने वाले फल होते थे। वही चीज मैं बोल रहा हूं कि जो सोसाइटीज में जो मेल अल्फाज होते थे, जिनको एक्सपीरियंस होता था ना शिकार करने का या गैदर करने का, वो ही लोग शिकार पे जाते थे और वही लोग इकट्ठा करने के लिए जाते थे। क्योंकि इकट्ठा करने तो कोई भी चला जाएगा, पर उस चीज उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये फल खाने वाला है, ये वाली पत्ती या इस चीज से हमारा पेट भर सकता है, ये जहरीली नहीं है। इसलिए वो चीज वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये चीज क्लियर हो गया? क्योंकि शिकार करने में भी एक कला की जरूरत पड़ती थी, और आप जब भी अगर इकट्ठा करने के लिए जा रहे हो, कौन कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी नहीं है, उस चीज का भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये चीज क्लियर हो गई? इसलिए वो सोसाइटीज बनाते थे, और सोसाइटीज में से वही एक्सपीरियंस लोग मतलब गैदर करने के लिए, चीजों को इकट्ठा करने और शिकार करने के लिए जाते थे। ये चीज क्लियर हुई? और वो लोग उस टाइम पे किस चीजों का यूज करते थे? एक तो उनके पास स्टोन टूल्स हुआ करते थे, पत्थर से बने हुए टूल्स होते थे, हथियार होते थे। कुछ लकड़ी से बने हथियार होते थे। आपने देखे होंगे ना बहुत सारी मूवीज में, जो कि पुरानी मतलब कि अर्ली स्टेजेस में, वो लोग लकड़ी से भी शिकार करते थे। लकड़ी को भी एक तरीके से शिकार में यूज करते थे, मतलब जाल बिछाने में, या लकड़ी को एक लकड़ी के ऊपर मतलब कि बात बेसिकली मतलब कि वो कनेक्ट कर देते थे कि कोई अगर उसमें जाए तो वो जाल में फंस जाए। इस तरीके की चीजें हमने देखी थी। ठीक है, और बोन्स वगैरह, जो कि जानवरों का वो शिकार करते थे, और बोन्स को तो खाते नहीं थे, जो बोन्स बचती थी उनको भी वो टूल्स बना लेते थे, उनसे भी वो हथियार बना लेते थे। ये चीज क्लियर हुई? तो उस टाइम पे जो लोग थे वो किस तरीके के टूल्स का यूज करते थे? सबसे पहले पत्थरों से बने टूल्स का, दूसरा लकड़ी से बने टूल्स का, और तीसरा जो भी हड्डियां, जो वो शिकार करते थे तो हड्डियों को तो खाएंगे नहीं, तो उन हड्डियों को भी वो लोग क्या करते थे? शार्प करते थे, और उनको भी शिकार के रूप में यूज करते थे। ये चीज क्लियर हुई? They were used as simple stone tools for chipping and chopping during the hunting। मतलब कि हंटिंग के टाइम पे जब वो हंट करके मतलब कि शिकार करके लेके आए, तो उसको काटना और मतलब कि चीरना भी पड़ेगा। ठीक है, हड्डियों को अलग करना पड़ेगा, खाल को अलग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वो किसके थ्रू करते थे? स्टोन टूल्स के थ्रू करते थे। ठीक है, और ऐसे स्टोन टूल जिनमें क्या होती थी? धार ज्यादा होती थी, जो ज्यादा शार्प होते थे। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज समझ में आ गई? एंड दे वे नॉट अवेयर ऑफ द एग्रीकल्चर एज वेल एज इन द होम कंस्ट्रक्शन। मतलब कि ना ही उनको उस टाइम पे एग्रीकल्चर करना आता था, क्योंकि उनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे लगाया जा सकता है, कैसे हम लोग खेती कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, उनको घर बनाना भी नहीं आता था उस टाइम पे।
ये चीज समझ में आई? विच नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर्कियोलॉजिकल साइट आदमगढ़ फाउंड। हमने अभी भी पढ़ा था, ये आदमगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है? होशंगाबाद के पास में, मतलब होशंगा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है वो। द आदमगढ़ साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। अब ये चीज भी पूछी जा सकती है कि जो आपका आदमगढ़ है वो किस रिवर की बैंक के, मतलब कि किस नदी के किनारे के पास में है? तो नर्मदा रिवर के पास में। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन दिस साइट मैनी फेमस रॉक केव्स विथ रॉक पेंटेड फाउंडेड। बहुत सारी, मतलब इस साइट पे हमको क्या देखने को मिलता है? रॉक केव्स भी देखने को मिलती है, और रॉक केव्स के साथ में मतलब उन पे दीवारों पे बनी पेंटिंग्स भी देखने को मिलती। ठीक है, और इसको मतलब एस्केवेट किसने किया था? इसको सबसे पहले फाउंड किसने किया था? मिस्टर आरवी जोशी ने। और साथ में उनके साथ कौन था? मिस्टर एमडी खरे। और कब की थी उन्होंने? 1960 और 61 के टाइम। ये चीज क्लियर हो गई? तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आदमगढ़ जो है वो पहले बात तो किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है? होशंगाबाद। किस नदी के पास में है? नर्मदा नदी। और उसको एस्केवेट किसने किया था, उसकी खोज किसने की थी? तो मिस्टर आरवी जोशी और एमडी खरे ने। किस ईयर में की थी? 1960 और 61 के टाइम। ये चीज क्लियर हुई? अब यहां पे अगर हम करंट का एक क्वेश्चन पूछे तो अभी आने वाला है शायद, अब आएगा भी। चलो इधर से ही करते, चलो एमपी की थोड़ी सी जीके को थोड़ा मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम स्थापना की दिवस की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? हमारे करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? कैपिटल क्या है हमारी? गवर्नर का नाम? श्री। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट। अब 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब वो 53 डिस्ट्रिक्ट में अभी एक और नई डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कहां पे बिलोंग करती है वो? ठीक है, रीवा आपके पास में वहां पे बिलोंग करती है, और ये नई स्टेट है, और ये करंट का क्वेश्चन भी है, ये चीज याद रखना कि कौन सा अभी एक नया राज्य आपके उस जिला अभी नया ऐड हुआ है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हुई? इसके बाद हमारे लेजिस्लेचर में क्या है? अब देखो, एक सदस्य के बारे में समझते हो? एक सदस्य जानते हो? एक सदस्य और दो सदस्य का मतलब क्या होता है? एक सदस्य लेजिस्लेचर मतलब कि आपकी विधानसभा, और दो सदस्य विधानसभा में क्या अंतर है? हमारी जो एमपी है वो एक स्तरीय है कि दो स्तरीय है? क्योंकि हमारे इधर एक विधानसभा ही है। ठीक है, दो सदस्य उस सदनीय जब बोला जाएगा जब बोल सकते हो कि विधानसभा भी हो और साथ में विधान परिषद भी है। अब यहां से हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि हमारे पूरी की पूरी वो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। 28 स्टेट्स हैं। उन 28 स्टेट्स में से ऐसी कितनी जगह है जहां पे हमको क्या मिलता है? दो सदस्यीय आपको विधानसभा देखने को मिलती है, लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। 6। ठीक है, अब वो 6 कौन कौन सी है वो आपका होमवर्क है, कल आपको घर जाके उनके बारे में लिखकर मतलब आपको पता करना है। ये चीज क्लियर हो गई? उसका कल हम एक मैप है, उस मैप के थ्रू हम उसकी चीज को समझेंगे। ये चीज क्लियर हुई? समझ में आया? Which among the following places has given the earliest evidences of agriculture in Indian subcontinent? अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करोगे तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले सबूत हमको कहां पे मिले थे? कृषि के प्रमाण कहां मिले थे? कहां देखने को मिले थे? ठीक है, इन द Neolithic age site there was located near the Bolan Pass on the Kachi plain of बलूचिस्तान पाकिस्तान। अभी हमने देखा था मेहरगढ़ कहां पे बिलोंग करता है? ठीक है, मेहरगढ़ इज सिचुएटेड नियर द वेस्ट ऑफ द रिवर इंदस। और किस नदी के पास में मेहरगढ़? ये चीज भी याद रखनी है हमको, इंदस रिवर के पास में, क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया कवर कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान मतलब कश्मीर से होते हुए बलूचिस्तान जाती हुई कौन सी रिवर है? इंदस रिवर हमको वहां पे देखने को मिलती है।
एंड बिटवीन द प्रेजेंटली पाकिस्तानी सिटी सेबी, कलात और क्वेटा। ठीक है, ये किसकी जगह, किस सिटीज का नाम है? पाकिस्तान की सिटीज का नाम। This site discovered the new shed light on the development of agricultural technology and the agrarian lifestyle of the ancient Stone Age people of South Asia। मतलब इन्होंने क्या करा था? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, मतलब यहाँ पे जो हमको चीजें देखने को मिली थी, हमको ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की लाइफस्टाइल थी वो बहुत आगे थी, मतलब कि वो लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करते थे। समझ में आया कि यहाँ पे जो मेहरगढ़ में जो भी एग्रीकल्चर हुआ करता था वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस था। ठीक है, कि नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके वो लोग क्या करते थे? खेती करते थे। नेक्स्ट, द साइट वाज डिस्कवर्ड इन 1974। मेहरगढ़ की साइट कब डिस्कवर हुई थी और कब तक उसका काम चला था? 2000 तक। तो 1997 से सॉरी, उसको डिस्कवर कब किया था? 19, और उस बोल सकते हो कि बाद में 1974, 1986 और फिर 1997 और 2000 तक उसकी खुदाई के बीच में जो भी मतलब प्रोसेस है वो चलती जा रही थी। एक साथ उन्होंने पूरी की पूरी साइट को फाइंड आउट नहीं करा था। स्टार्टिंग किस ईयर में हुई थी? 1974 में। ठीक है, फिर 1974 के बाद कब हुई? फिर 1997 और 2000 तक उसकी जो भी खुदाई का पूरे के पूरे मतलब प्रॉपर तरीके से 2000 तक उसकी खुदाई चली थी, एक्सकेवेट किया गया था। ये चीज क्लियर हुई? The Archaeological Survey of India digs and unearthed some of the earliest evidences of agriculture, farming and husbandry in that region। मतलब कि उनको बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल मतलब चीजें मिली थी और उस तरह मतलब हस्बेंड्री, पशुपालन के कुछ उनको सबूत भी मिले थे उस जगह पे। कहाँ पे मिले थे? मेहरगढ़ में। ये चीज क्लियर हुई? तो मेहरगढ़ के बारे में पता कर लिया हम लोगों ने कि मेहरगढ़ किस स्टेट मतलब कि किस सिटी के पास में है? तो बलूचिस्तान के पास में। बलूचिस्तान कहां पर अभी के टाइम पे? पाकिस्तान में। उस टाइम पे वो भारतवर्ष में आता था। ठीक है, ये चीज याद रखना, वो आपके कॉन्सेप्ट है कि जब इस टाइम पे एक्सकेवेट किया गया था यार, उस टाइम पे ये भारतवर्ष का एक हिस्सा था। ठीक है, पर अभी प्रेजेंट की बात करोगे तो बलूचिस्तान किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। ठीक है, और किस नदी के पास में मेहरगढ़ बिलोंग करता था? तो इंडस रिवर या सिंधु रिवर के पास। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपके कृषि के जो भी सबूत मिले वो हमको कैसे मिले हैं कि यहाँ पे जो भी कृषि की जाती थी या एग्रीकल्चर किया जाता था वो कैसा था? टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस था। और यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता था, इसके सबूत हमको वहां पे देखने को मिले। ये चीज क्लियर हुई? इसी के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं।